जब भी बात होती है ब्रह्मांड या यूनिवर्स की, तो हमारे जहन में एक ख्याल ज़रूर आता है। ब्रह्मांड कितना बड़ा है? क्या पूरे यूनिवर्स में हम अकेले हैं? क्या ब्रह्मांड और भी बड़ा हो रहा है? हमारा अस्तित्व क्या है इस यूनिवर्स में? हम इस ब्रह्मांड के आगे कितने बौने हैं? यूनिवर्स में तारे, ग्रह यानी कि प्लैनेट्स, गैलेक्सीज के अलावा और क्या क्या है? अरबों गैलेक्सीज जिनमें अरबों खरबों सितारे और प्लैनेट्स मौजूद हैं, ये सब कैसे बने? समय यानी कि टाइम का क्या अस्तित्व है इस ब्रह्मांड में? क्या ऐसे और भी यूनिवर्सेस हैं? ब्रह्मांड के इस कैनवास पर और क्या क्या है? यूनिवर्स इतना खूबसूरत है, तो क्या इसकी खूबसूरती में कोई दानव भी छिपा हुआ है? हाँ दोस्तों, ब्रह्मांड में एक बेहद ही तिलिस्मी चेहरा भी छिपा हुआ है, जो इस पूरे यूनिवर्स को और कई सारे यूनिवर्सेस को संजोए हुए है। क्या आप ब्रह्मांड के इस डरावने और तिलिस्मी चेहरे के बारे में जानना चाहते हैं? तो बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ और जानिए ब्रह्मांड के अनोखे चेहरे को, दी ब्लैक होल। और आपको बताऊंगा ब्रह्मांड के सबसे प्रभावशाली, ताकतवर, डरावने, तिलिस्मी, विशाल फिर भी छिपे हुए अभिनेता के बारे में, द ब्लैक होल के बारे में। ब्लैक होल अंतरिक्ष में छिपा हुआ ऐसा दैत्य है जो अपने आप में ढेर सारे रहस्यों और खजाने को छुपाए हुए है। ब्लैक होल इतने शक्तिशाली हैं कि लाइट इनमें जा तो सकती है पर बाहर नहीं आ सकती। ब्लैक होल स्पेस टाइम का ऐसा क्षेत्र है जहां गुरुत्वाकर्षण इतना मजबूत होता है कि कोई भी कण, यहां तक कि विद्युतीय चुंबकीय विकिरण यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जैसे कि प्रकाश भी इससे बच नहीं सकता। क्योंकि लाइट ब्लैक होल के अंदर जा तो सकती है पर बाहर नहीं आ सकती, इसलिए ब्लैक होल एक अंधे कुएं जैसा है। दोस्तों, ब्लैक होल के नाम से धोखा मत खा जाना। ब्लैक होल कोई खाली जगह नहीं है, बल्कि ये तो बहुत ही कम जगह में बहुत ही ज्यादा वस्तु को पैक करने के समान है। आप यूं सोच सकते हैं कि सूर्य से 10 गुने बड़े सितारे को दबाकर एक छोटे से शहर के आकार में ले आना। नतीजा एक गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र इतना मजबूत कि कुछ भी नहीं, यहाँ तक कि प्रकाश भी नहीं बच सकता इससे। कोई वस्तु जितनी ब्लैक होल के करीब जाती है, उतना ही उस वस्तु पर समय का प्रभाव कम हो जाता है, और ब्लैक होल के भीतर तो समय का कोई अस्तित्व ही नहीं रह जाता है। याद रहे, समय निरपेक्ष है और समय का बहाव ब्रह्मांड की अलग अलग जगहों पर अलग अलग गति में है। इसका मतलब कि हमारी पृथ्वी पर जो समय चल रहा है, ब्रह्मांड में कहीं दूर इससे तेज या फिर इससे धीमा समय चल रहा हो। इसे टाइम डिल्यूजन कहते हैं। सर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने ब्लैक होल का प्रेडिक्शन अपने ज़माने में थियरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी के द्वारा किया था। उसमें दर्शाया गया है कि जब कोई बहुत ही बड़ा सितारा मरता है तो वो अपने पीछे एक छोटा मगर अत्यधिक सघन अवशेषीय कोर छोड़ जाता है। अगर इस कोर का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 3 गुना या उससे ज्यादा है, तो गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र बाकी सभी ताकतों को अभिभूत कर देता है और एक ब्लैक होल बनता है। सभी ओर से गिरने वाले घटक पदार्थ का कुचल भार मरने वाले तारे को शून्य वॉल्यूम और अनंत घनत्व के एक बिंदु पर संकुचित कर देता है, जिसे सिंगुलैरिटी कहते हैं, जहां फिजिक्स के नियम काम नहीं करते। सिंगुलैरिटी एक ब्लैक होल के केंद्र का गठन करती है और इवेंट होराइजन में छिपी हुई होती है। इवेंट होराइजन ब्लैक होल की बाहरी सतह है, जहां से बचने के लिए आवश्यक वेग प्रकाश की गति से अधिक होता है, जो कि ब्रह्मांड की गति सीमा है। यानी कि ब्लैक होल की इवेंट होराइजन एस्केप वेलोसिटी से जुड़ी होती है। एस्केप वेलोसिटी वह गति है जिसे ब्लैक होल के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव से बचने के लिए पार करने की आवश्यकता होती है। कोई व्यक्ति ब्लैक होल के जितना करीब जाता है, उस विशाल गुरुत्वाकर्षण से बचने के लिए उसे उतनी ही अधिक गति की आवश्यकता होती है। आइंस्टाइन के विशेष सापेक्षता के सिद्धांत के अनुसार अंतरिक्ष में प्रकाश की गति से तेज कुछ भी नहीं चल सकता है। इसका मतलब है कि ब्लैक होल की इवेंट होराइजन वह सीमा है जहां से कुछ भी वापस नहीं आ सकता है। इवेंट होराइजन नाम यही दर्शाता है कि उस सीमा के अंदर होने वाली किसी भी घटना को देखना असंभव है। वह क्षितिज
जिसके आगे कोई भी नहीं देख सकता है। इवेंट होराइजन की त्रिज्या को जर्मन खगोल शास्त्री कार्ल श्वार्ज़शाइल्ड के नाम पर श्वार्ज़शाइल्ड रेडियस कहा जाता है। उन्होंने सन 1916 में ध्वस्त स्टेलर बॉडीज के अस्तित्व का अनुमान लगाया था जो रेडिएशंस एमिट नहीं करते हैं। ब्लैक होल राक्षसी खाने वाले होते हैं जो अक्सर उनके स्थान पर अदृश्य रहते हैं। जैसे ही वे आसपास के तारों को अपना शिकार बनाते हैं, उनके विशाल गुरुत्वाकर्षण और चुंबकीय बल उनमें गिरने वाली गैस और धूल को अत्यधिक गर्म कर देते हैं, जिससे रेडिएशंस एमिट होता है। इस चमकते हुए पदार्थ में से कुछ ब्लैक होल को एक चक्करदार क्षेत्र में ढक देते हैं, जिसे एक्रेशन डिस्क कहा जाता है। यहाँ तक कि जो वस्तुएं ब्लैक होल में गिरने लगती है, जरूरी नहीं है कि वह वहीं रहे। ब्लैक होल कभी कभी शक्तिशाली रेडिएशन से भरी डकार के रूप में गिरने वाली स्टारडस्ट को बाहर निकालते रहते हैं। यह समझना कि ब्लैक होल कब और कैसे बने और कैसे विकसित हुए, यह शोध का एक प्रमुख क्षेत्र है। ब्लैक होल के जन्म को समझने के लिए पहले हमें सितारे कैसे बनते हैं, ये जानना पड़ेगा। अंतरिक्ष में मौजूद गैलेक्सीज में बहुत सारे धूल और गैस के बादल हैं, जिनसे स्टार्स का जन्म होता है। यूनिवर्स में मौजूद इन धूल और गैस के बादलों को नेबुला यानी कि निहारिका कहते हैं। जैसे जैसे इन नेबुला में डेंसिटी की वृद्धि होती है, वैसे वैसे ये नेबुला संकुचित होते जाते हैं और उसके अंदर का तापमान बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। इस हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की वजह से नेबुला में मौजूद हाइड्रोजन एटम्स आपस में टकराते हैं और फ्यूजन रिएक्शन शुरू हो जाता है और ऐसे किसी सितारे का जन्म होता है। इस प्रक्रिया में करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। फिर वो सितारा कई करोड़ों वर्षों तक जीवित रहता है और अंतरिक्ष को रोशन करता रहता है। कई करोड़ वर्षों के बाद उस सितारे का न्यूक्लियर फ्यूल खत्म होने लगता है और वो अपनी मरणशैया के करीब पहुंच जाता है। जब तक तारा जीवित है, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन एक निरंतर बाहरी धक्का बनाता है जो तारे के अपने गुरुत्वाकर्षण के इनवर्ड खिंचाव को संतुलित करता है। जब सितारे का न्यूक्लियर फ्यूल खत्म हो जाता है तो धीरे धीरे ठंडा हो जाता है और अपने ही गुरुत्वाकर्षण में ढहने लगता है, क्योंकि उसके पास ऐसा कोई भी फोर्स बचा नहीं होता जो ग्रेविटी को बैलेंस कर सके। जब वो तारा बहुत ही संकुचित हो जाता है तब उसमें एक ब्लास्ट होता है जिसे सुपरनोवा कहते हैं। इस तरह अपने अंतिम चरण में विशाल तारे सुपरनोवा के रूप में जाने जाने वाले बड़े विस्फोटों में एक धमाके के साथ फट जाते हैं। इस तरह से फटने वाले तारे अंतरिक्ष में बाहर की ओर फैल जाते हैं, लेकिन तारकीय कोर को पीछे छोड़ देते हैं। सुपरनोवा के तारकीय अवशेषों में उस गुरुत्वाकर्षण का विरोध करने के लिए अब कोई ताकत नहीं है, इसलिए स्टार का कोर अपने ही आप ढहने लगता है। यदि उसका द्रव्यमान एक छोटे से बिंदु में गिर जाता है तो एक ब्लैक होल का जन्म होता है। इतने छोटे से बिंदु में सूर्य के द्रव्यमान से कई गुना द्रव्यमान और घनत्व पैक हो जाता है, जो ब्लैक होल को इतना शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण खिंचाव देता है। कल्पना कीजिए कि युद्ध के बेड़े के कई जहाजों को दबाकर एक बेसबॉल के आकार में समा दिया जाए। यह केवल एक सितारे के विस्फोट के बाद बचे हुए ब्लैक होल में बंद अनंत घनत्व का वर्णन करना शुरू करता है। अपनी पृथ्वी को ब्लैक होल में तब्दील होने के लिए एक अखरोट के आकार में सिमटना पड़ेगा। हमारी आकाशगंगा गैलेक्सी ब्लैक होल नाम के प्रेतों से भरी पड़ी है। सितारों के बीच अंतरिक्ष की विशाल खाली जगह एक बार के गौरवशाली सितारों के मृत, जले हुए और कुचले हुए अवशेषों से भरी पड़ी है। इन ब्लैक होल को सीधे नहीं देखा जा सकता है क्योंकि इनका तीव्र गुरुत्वाकर्षण प्रकाश को निगल जाता है। पौराणिक भटकने वाले भूतों की तरह उनकी उपस्थिति का अनुमान केवल यह देखकर लगाया जा सकता है कि वे अपने आसपास के वातावरण को कैसे प्रभावित करते हैं। ब्लैक होल के पीछे किसी तारे का प्रकाश क्षण भर के लिए चमकीला हो जाता है और ब्लैक होल के सामने से गुजरने से विक्षेपित हो जाता है। इस तरह का मेजरमेंट करना एक लंबा और काफ़ी मेहनत वाला काम है, जिसके लिए हबल टेलीस्कोप जैसा हाई रिजोल्यूशन वाला टेलीस्कोप जरूरी है। खगोलविदों ने हमारी आकाशगंगा के अंदर अब तक देखी गई लगभग 30,000 घटनाओं में सितारों और एक्सोप्लैनेट्स का अध्ययन इस टेक्निक से किया है, जिसे ग्रेविटेशनल माइक्रोलेंसिंग कहते हैं। एक ब्लैक होल का तीव्र गुरुत्वाकर्षण किसी भी आसपास की वस्तुओं को
अपने भीतर खींच लेता है। खगोलविद इन अनिश्चित मूवमेंट्स का उपयोग उस अदृश्य राक्षस की उपस्थिति का अनुमान लगाने के लिए करते हैं जो पास में ही दुबका बैठा है। सितारे ब्लैक होल की परिक्रमा करते रहते हैं और खगोलविद उन सितारों की तलाश करते रहते हैं जो किसी अदृश्य संभवित उम्मीदवार की परिक्रमा करते रहते हैं। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि अकेली आकाशगंगा में ही ऐसे ब्लैक होल्स की संख्या 10 मिलियन से 1 अरब तक हो सकती है। ब्लैक होल के शुरुआती आकार से कोई फर्क नहीं पड़ता। ब्लैक होल तो अपने पूरे जीवन में बढ़ सकते हैं। कुछ भी जो इवेंट होराइजन से गुजरता है, जहां से बचना असंभव है, स्पैगेटिफिकेशन के लिए नियत है। एक निश्चित क्षेत्र से परे प्रकाश भी ब्लैक होल के गुरुत्वाकर्षण के शक्तिशाली खिंचाव से नहीं बच सकता है, और जो कुछ भी उनके करीब जाता है, चाहे वह तारा हो, ग्रह हो या अंतरिक्ष यान हो, वह खींचा और संकुचित किया जाएगा, जिसे स्पैगेटिफिकेशन कहते हैं, जिससे उसका नाश हो जाएगा और ब्लैक होल में समाविष्ट हो जाएगा। स्पैगेटिफिकेशन को कई बार नूडल इफेक्ट भी कहा जाता है, क्योंकि जो भी चीज़ ब्लैक होल के नज़दीक जाती है उसे नूडल की तरह खींचा और मरोड़ा जाता है। ब्लैक होल बाहरी अंतरिक्ष में सबसे आकर्षक और अभी तक पूरी तरह से नहीं खोजी जाने वाली वस्तुओं में से कुछ है। जब से ब्लैक होल्स की खोज की गई है, तब से इन ब्लैक होल्स ने वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को बड़े अचंभे में डाल के रखा है। ब्लैक होल ब्रह्मांड के सबसे आकर्षक और दिमाग को चकरा देने वाली वस्तुओं में से कुछ है। ब्लैक होल्स को आमतौर पर 3 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है: स्टेलर मास ब्लैक होल्स, सुपरमासिव ब्लैक होल्स और इंटरमीडिएट ब्लैक होल्स। स्टेलर मास ब्लैक होल्स सूर्य से कहीं अधिक विशाल तारों की मृत्यु से पैदा होते हैं। ये शायद ब्रह्मांड में सबसे आम ब्लैक होल है। सुपरमासिव ब्लैक होल्स ब्रह्मांड के राक्षस हैं, जो लगभग हर गैलेक्सी के केंद्र में रहते हैं। इनका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 1 लाख से अरबों गुना तक हो सकता है। मिल्की वे का ब्लैक होल सूर्य के मास का लगभग 4 मिलियन गुना है, और ये ब्लैक होल मिल्की वे के सेंटर में स्थित है। ये ब्लैक होल इतने चमकीले होते हैं कि अरबों प्रकाश वर्ष दूर से देखे जा सकते हैं। इंटरमीडिएट मास ब्लैक होल्स सबसे रहस्यमय है, क्योंकि हमने अभी तक मुश्किल से उनमें से किसी को देखा है। ये सूर्य के द्रव्यमान का 100 से 10,000 गुना तक वजन करते हैं। उनके मास की वजह से उन्हें स्टेलर और सुपरमासिव ब्लैक होल्स के बीच में रखा जाता है। छोटे तारे मरने के बाद सघन न्यूट्रॉन स्टार बन जाते हैं, जिनमें इतना द्रव्यमान नहीं होता कि वे प्रकाश को अपने में समा सके। इवेंट होराइजन के पास गैस के जटिल मंथन के कारण ब्लैक होल की ओर गिरने वाली बहुत सी चीज़ें दूर फेंक दी जाती है। ये जेट जैसा गैस का आउटफ्लो पूरे यूनिवर्स में परमाणुओं को फैलाता है और नए सितारों के जन्म को बढ़ा सकता है। इसका मतलब है कि सुपरमैसिव ब्लैक होल्स आकाशगंगाओं के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ब्लैक होल्स साइंस फिक्शन किताबों और फिल्मों के लिए बहुत अच्छा विषय है। फिल्म इंटरस्टेलर इसी पर आधारित है और बहुत अच्छी मूवी है, इसे जरूर देखिएगा। आकाशगंगा के केंद्र में एक सुपरमैसिव ब्लैक होल है, सैजिटेरियस ए स्टार। सैजिटेरियस ए स्टार की स्थिति की परिक्रमा कर रहे तारों के अवलोकन से पता चलता है कि इस ब्लैक होल का द्रव्यमान 40 लाख से अधिक सूर्यों के बराबर है और यह पृथ्वी से लगभग 26,000 प्रकाश वर्ष दूर है। हमारी आकाशगंगा की कैरिना सैजिटेरियस स्पाइरल आर्म में नया खोजा गया भटकता हुआ ब्लैक होल लगभग 5,000 प्रकाश वर्ष दूर है। हमारे सौरमंडल का सबसे निकटतम तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है, जो कि करीब 4 प्रकाश वर्ष दूर है। ब्लैक होल की पहली छवि 2019 में इवेंट होराइजन टेलीस्कोप के सहयोग से ली गई थी। पृथ्वी से 55 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर M87 गैलेक्सी के केंद्र में ब्लैक होल की इस तस्वीर ने दुनिया भर के वैज्ञानिकों को रोमांचित कर दिया था। अब तक खोजा गया पहला ब्लैक होल सिग्नस X1 था, जो सिग्नस कॉन्स्टेलेशन यानी कि हंस के नक्षत्र में आकाशगंगा के भीतर स्थित है। पृथ्वी से निकटतम ब्लैक होल है द यूनिकॉर्न और यह लगभग 1500 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। यह ब्लैक होल मोनोसोरस कॉन्स्टेलेशन यानी कि गेंडा नक्षत्र में रहता है। अभी कुछ दिन पहले ही नासा ने ब्लैक होल की ध्वनि की एक ऑडियो रिलीज की है।
अंतरिक्ष के रंगमंच का कलाकार है ही इतना रोमांचक कि जितना इसके बारे में जाने उतना कम लगता है। ये पक्की बात है कि हमने जितना ब्लैक होल के बारे में जाना है वो सिर्फ एक विशाल आइसबर्ग की टिप मात्र है। ये ब्लैक होल्स केवल डरावने और खाने का काम नहीं करते, परंतु ब्रह्मांड की उलझी हुई गुत्थियों को सुलझाने में हमारी मदद भी करते हैं। ये भी हो सकता है कि हम किसी ब्लैक होल के अंदर ही रहते हो, हमारा यूनिवर्स किसी ब्लैक होल के अंदर ही स्थित हो। इसी के जैसा एक और इंटरेस्टिंग वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर है जो मेटावर्स पर बना है। मेटावर्स एक आभासी इंटरनेट बेस्ड दुनिया है। आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और ऊपर आई बटन को क्लिक करके भी देख सकते हैं। इसके अलावा आप मेरी वेबसाइट www.radiantpixels.in पर जाकर नए नए इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के बारे में विस्तार से जान पाएंगे। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप ज़रूर मेरी वेबसाइट की मुलाकात लें। तो दोस्तों बताइए आपको ये ब्लैक होल का वीडियो कैसा लगा? आपको क्या लगता है, क्या कोई ब्लैक होल हमारी सोलर सिस्टम को और हमारी अपनी पृथ्वी को भी निगल जाएगा? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपके कोई प्रश्न हो या कोई सुझाव हो तो ज़रूर कमेंट करके बताएं। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और आपकी अपनी इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि आपको मेरी हर नई और इंटरेस्टिंग वीडियो का पता चलता रहे। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। इसके साथ मुझे आज्ञा दें। मैं मिलूंगा एक नए मज़ेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद। आपका दोस्त कीर्ति कुमार।